हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन लर्नर्स एजुकेशन बाय सिद्धांत गुप्ता। आज मैं लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहले देखते हैं कि बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो पहले देख लेते हैं कि इनकी हिस्ट्री क्या था, कैसा बैकग्राउंड था एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल दोनों ने ही मैनेजमेंट के लिए कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे। हेनरी फ्यूल ने 14 दिए थे और इन्होंने 4 दिए थे। तो प्रिंसिपल और टेक्निक्स के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, पहले इनकी हिस्ट्री देख लेते हैं। उसकी आगे की वीडियोस आती रहेगी, आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर वॉज बॉर्न इन 1856 इन USA। एफ.डब्ल्यू. टेलर कब बॉर्न हुए थे? उनका जन्म 1856 में हुआ था। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अब आते हैं 1878। उन्होंने क्या किया था? मेडवेल स्टील कंपनी को ज्वाइन किया था। किस पोस्ट पे? मैकेनिकल इंजीनियर में, इंजीनियरिंग की पोस्ट पे। अब इंजीनियरिंग करते करते ही टेलर ने क्या कर लिया था? कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ और टेक्निक्स को क्या कर लिया था? सेट कर लिया था। कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और मैं टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स वगैरह इन्होंने निकाल लिए थे। अब बताते हैं ही वॉज प्राइमरी कंसर्न अबाउट द, हाँ, और ये पहले ही बता, इनका कहने का ये था कि कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चीज़ करने से पहले, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस करने के लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्कर्स की एफिशिएंसी कितनी है और हमारे पास कौन कौन से रिसोर्स हैं और उनका उस रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर हम अपने वर्कर्स की एफिशिएंसी के हिसाब से और अपने सारे रिसोर्सेज को एकदम सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? सक्सेस होगी। और इनको क्या कहते, और इन्होंने क्या कहा? टेलर प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स वर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। इनकी जो जितनी भी टेक्निक्स या प्रिंसिपल्स थे टोटली ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड थे, मतलब कि टोटल साइंटिफिक थे, सारे प्रैक्टिकली प्रूवन थे और कंडक्टेड इन फैक्ट्रीज, जो कि इन्होंने कहाँ कर लिए थे? फैक्ट्री में ही कर लिए थे। 4 प्रिंसिपल थे और जितनी भी टेक्निक्स वगैरह थी तो उनको फैक्ट्री में ही इन्होंने सब प्रैक्टिकली प्रूव भी कर लिया था और वहीं से निकाल भी लिया था। वर्क मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इन लैब प्लानिंग वर्किंग मेथड्स वर हैपन। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया? इन्होंने प्रिंसिपल्स क्यों निकाले? टेक्निक्स में स्टडीज़ वगैरह क्यों निकाली? वो इसलिए निकाले क्योंकि सारे प्रिंसिपल, हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल देने के बाद भी प्रोडक्शन में थोड़े बहुत, वर्किंग मेथड में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। इसलिए फिर एफ.डब्ल्यू. टेलर हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल के बाद आए तो इन्होंने भी कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह निकाले और इन्होंने सोचा कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे प्रॉब्लम आ रही थी उसको ठीक करने के लिए इन्होंने निकाला। अब देखते हैं इनका क्या कंट्रीब्यूशन था मैनेजमेंट के लिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया? एफ.डब्ल्यू. टेलर बिकम फेमस एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनको किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर आ सकता है। हु वॉज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो एफ.डब्ल्यू. टेलर लिख के आइएगा, अच्छे मार्क्स में। अब आता है हिज मेन कंट्रीब्यूशन विच मेड हिम सो पॉपुलर। अब कुछ कंट्रीब्यूशन उन्होंने ऐसे किए थे जिसकी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। चलिए देखते हैं क्या क्या किया था इन्होंने एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कुछ बुक्स पब्लिश कराई थी जो की थी पहली थी शॉप मैनेजमेंट, दूसरी थी पीस रे सिस्टम, तीसरी थी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, और इन्होंने क्या कराया था? मतलब कि इन्होंने अपनी बुक्स में क्या दिया था? इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट को देखकर कुछ अपने साइंटिफिक व्यूज में दिए थे और बुक्स पे लिख डाली थी। अब देखते हैं हमारा लास्ट पॉइंट क्या कहता है। ही एम्फसाइज्ड एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती थी उनको हटाने के लिए इन्होंने पूरा साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ किया था। तो यहाँ पे हम सिर्फ इतनी सी हिस्ट्री थी किसकी? एफ.डब्ल्यू. टेलर की। क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, क्या उन्होंने किया, क्या नहीं किया। अब देखते हैं, यहाँ से हमारी हिस्ट्री ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर ख़त्म हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला प्रिंसिपल्स हमारा आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब ये होता है कि हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम करने से पहले
साइंस के हिसाब से काम करना चाहिए। साइंस हमेशा प्रैक्टिकल रहना चाहिए, कि या फिर या कोई प्रोसेस चलता आ रहा है तो उसको पे उसी को फॉलो करते रहें, ऐसा नहीं है। उसको प्रैक्टिकल प्रूवन होना चाहिए या प्रैक्टिकल प्रूव करके ही हमें ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करना चाहिए। तो देख लेते हैं ये क्या कहता है। देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी। कौन सी स्टडी होनी चाहिए? साइंटिफिक स्टडी। एनालाइज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जॉब रेदर देन अडॉप्टिंग ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोच। मतलब कि जो रूल चला आ रहा है उसको चलाने से अच्छा है कि हम वो रूल लगाएं जो साइंटिफिकली प्रूवन हो। हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं करना चाहिए, लगा तो ठीक, नहीं लगा तो डो ठीक। दिस एनकरेज थिंकिंग बिफोर डूइंग। ये थिंकिंग हमें काम करने से पहले ही रखनी चाहिए। तो पहला प्रिंसिपल हमें यही कहता है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब कि हमें हमेशा प्रैक्टिकल रहना चाहिए, जो पुराना रूल चला आ रहा है उसी को नहीं फॉलो करना चाहिए। अब हमारा सेकंड प्रिंसिपल कहता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब होता है हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए और शांति से काम करना चाहिए। जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, मैनेजर वगैरह, इन सबको आपस में ऑर्गेनाइजेशन मिलजुल कर काम करना चाहिए। अलग अगर इंडिविजुअल काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसके बीच में? मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में। तो हमारा ये सेकंड वाला भी खत्म हो गया। यहाँ पे ये कह रहा है कि मिलजुल कर काम करना चाहिए हम, और मतलब कि एकदम, और कॉपरेशन वगैरह जैसे। अब जिसका जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो इससे मिलता जुलता है। चलिए देखते हैं थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है। थर्ड प्रिंसिपल कहता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। हमें एक दूसरे को कॉपरेट करना चाहिए, इंडिविजुअली काम नहीं करना चाहिए। देखते हैं क्या कहता है। टेलर एम्फसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव ग्रुप एफर्ट। और किसी को ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ग्रुप को कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे को क्या करना, सारे एक दूसरे के एफर्ट को क्या करना चाहिए? कोऑपरेट करना चाहिए बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? मैनेजमेंट और वर्कर। तो मैनेजमेंट वर्कर को सपोर्ट करे और वर्कर मैनेजमेंट को सपोर्ट करे, तभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा? अचीव होगा। इंडिविजुअली काम नहीं हो पाएगा। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल, दोनों एक दूसरे से थोड़ा बहुत इंटरलिंक कर जाते हैं। अब देखते हैं हमारा फोर्थ प्रिंसिपल, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स ऑफ देयर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये हमें क्या देखता है? द मैनेजमेंट शुड साइंटिफिकली सेलेक्ट द वर्कर्स। हमें कैसे वर्कर्स को सेलेक्ट करना चाहिए? साइंटिफिकली। जो काम जिसके लिए हो सके फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, अगर वो उस जॉब के लिए रिक्वायर करता है, उस जॉब को कर सकता है, तो उसको तभी उस जॉब को अपॉइंट करना चाहिए। पोटेंशियली ट्रेन होना चाहिए उस जॉब के लिए, तभी हमारा ये लास्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रॉपर कहने का मतलब ये है कि लास्ट वाला प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि उसकी एफिशिएंसी, उसकी प्रॉस्पेरिटी, मतलब वो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, फिजिकली रेडी है कि नहीं, मेंटली रेडी है कि नहीं, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है कि नहीं, पोटेंशियल है कि नहीं, ट्रेंड है कि नहीं, जॉब कर सकता है कि नहीं, जॉब रिक्वायरमेंट है कि नहीं उसको, इस तरह का। तो यहाँ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये हो गया, प्रिंसिपल्स हो गए। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कितने प्रिंसिपल्स दिए थे? 4 दिए थे। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे, जो चारों मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अगर आप कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो हमारा पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में, अब इसके ऊपर आपके स्क्रीन पे एक पिक आ रही होगी जो कि है फंक्शनल फोरमैनशिप की, जिसमें जो ये फर्दर डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में। इस फंक्शंस में क्या होता है? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। ये हर ऑर्गेनाइजेशन या हर बिजनेस एक्टिविटी में यूज़ होता है। जैसे कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में हो गया, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में हो गया। कौन कौन से डिपार्टमेंट बटेगा? 2 डिपार्टमेंट में, प्लानिंग डिपार्टमेंट और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी 4 होंगे और ऑपरेशनल में भी 4 पर्सन होंगे। कौन कौन से? चलिए देख लेते हैं। पहला है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क बताएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कौन कौन से स्टेप्स आएंगे। अब दूसरा आएगा इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या कहेगा कि बताएगा कि कौन कौन से स्टेप में क्या क्या कैसे करना है। तीसरा आएगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये बताएगा कि हमें जो काम करना है वो सही टाइम पे सही कॉस्ट पे होनी चाहिए। और आता है फोर्थ, आता है डिसिप्लिन। हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ये भी देखता जाता है। फिर आता है, ये तो था प्लानिंग डिपार्टमेंट का। अब इसी तरह आता है ऑपरेशनल डिपार्टमेंट का। ऑपरेशनल डिपार्टमेंट का पहला हमारा आता है गैंग बॉक्स, जिसका इसके नाम में ही आंसर है। इसका कहने का मतलब है गैंग बॉस, मतलब कि वर्कर और बॉस साथ में।
तो बॉस क्या इसमें क्या कर रहा है कि जो बॉस है वो सारे वर्कर की सारी एक्टिविटी पे देखता रहता है। फिर आता है दूसरा आता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस मतलब कि इस काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, सही स्पीड में हो रहा है कि नहीं। फिर आता है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस देखेगा कौन सी मशीन प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, कौन जो खराब होती है उसको रिपेयर कराने के लिए भेज देता है। इंस्पेक्टर आके देखता है कि सारे काम सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इंस्पेक्टर बॉस। तो आपने अभी ये देख लिया फंक्शनल फोरमैनशिप के एक ओवरव्यू। चलिए अब हम थोड़ा डिटेल में इसी को देख लेते हैं। ये तो हमने थोड़ा डायग्राम में ताकि एक शॉर्ट रिवीजन में आपको बता दिया। चलिए अब थोड़ा नोट्स वाइज देख लेते हैं। तो क्या कहता है, पहला पॉइंट हमारे आपके पास स्क्रीन में आ रहा है। पहला पॉइंट है सुपरविजन इज टू बी डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शंस एंड ईच फंक्शन इज टू बी entrusted टू बी स्पेशल फोरमैन। कहने का मतलब वही है कि हमें कोई भी काम करने से पहले काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए, जिससे कि हर काम वो काम अच्छे से हो पाए। फिर आता है सेकंड पॉइंट हमारा, कहता है ईच वर्कर विल हैव टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम 8 फोरमैन इन द रिलेटेड प्रोसेस ऑफ फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के हर फंक्शन में सारे वर्कर्स का क्या राइट है कि वो ऑर्डर्स ले सकते हैं सारे 8 फोरमैन से। फिर आता है स्ट्रेस ऑन सेपरेटिंग प्लानिंग फंक्शंस फ्रॉम एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि फंक्शनल फोरमैनशिप कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में। कौन कौन से, प्लानिंग और प्लानिंग डिपार्टमेंट और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। तो चलिए अब देखते हैं हमारा जो सेकंड क्या है। सेकंड आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इसमें ये कहता है, इसमें बस FW की टेलर की जो टेक्निक्स है, ये सेकंड वाली ये है कि स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्ट में एक स्टैंडर्ड रखना चाहिए और वर्क को जितना हो सके सिंप्लीफाई कर सके। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं आईफोन की कंपनी और जैसे और जो मोबाइल्स की कंपनी है सैमसंग वगैरह, रियलमी वगैरह, इन लोगों की कौन कौन सी पता नहीं कितने मॉडल्स अब तक इन लोगों ने निकाल दिए। लेकिन आईफोन क्या करता है, आईफोन के ज़्यादा से ज़्यादा 10, 11, 11, 12 ऐसे ही 9 to 3, मतलब कि आईफोन 5, आईफोन 6, आईफोन 7, मतलब ज़्यादा नहीं है क्वांटिटी, बस इतने मॉडल है। तो आईफोन कंपनी क्या कहती है, क्वालिटी देखती है, क्वांटिटी नहीं। क्या देखती है, क्वालिटी। तो उसी को क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन। और उस क्या करती है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, अपना काम आसानी से करने के लिए। जैसे कि आपको एक मैं एग्जांपल इसके लिए ये लेता हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है जूस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है। उसने क्या किया कि वो 240 जूस सप्लाई करती थी, 240 जूस वो बनाती थी, प्रोडक्शन होता था। लेकिन उनका जो प्रॉफिट था वो अच्छा नहीं हो रहा था, प्रॉफिट उतना रिकवर कॉस्ट नहीं हो पा रही थी उनकी। तो उन्होंने क्या किया कि 240 फ्लेवर्स को हटा के सिर्फ 40 फ्लेवर्स उन्होंने रखे। तो जिसकी वजह से उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिट है वो एक बार की बिल्ड हो गई, जिससे उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गई, इम्प्रूव हो गई। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि हमें करना क्या, एक स्टैंडर्ड रखना है और अपने काम को जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करते जाना है। जितने मतलब कि काम कम से कम होगा तो आसानी से काम कर लेंगे वर्कर्स, और एक स्टैंडर्ड भी रखना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी जो थर्ड, इसको अब नोट्स वाइज देख लेते हैं बस एक्सप्लेन। ये तो हमने अब थ्योरी बता दिया। अब देखते हैं लिखा पॉइंट्स क्या है। पहला पॉइंट है प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी टू मैक्सिमाइज आउटपुट। ये पहला पॉइंट हमें यही कह रहा है जो अभी मैंने बताया कि इसमें हर बिजनेस एक्टिविटी में अपना एक स्टैंडर्ड रखना चाहिए, जिससे कि हमारा क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। दूसरा पॉइंट कहता है सिंप्लीफिकेशन इज एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वेराइटी साइज गेट्स प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन इज। वही कह रहा है कि यहाँ पे हमें फालतू काम जितने हो ना उसको उठा के फेंक दीजिए। अब जैसे कि किसी भी जो मैंने जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, बाजार वो मार्केट से कुछ मैंने रॉ मटेरियल्स मंगाए, उसको मैंने क्या कर दिया, गेट पे रख दिया, फिर काउंटर में जाएगा चेक होगा, काउंटर के बाद दूसरी जगह जाएगा चेक होगा। तो इससे अच्छा क्या होगा कि जहाँ पे प्रोडक्शन होना है वहीं पे मैं टिकट काउंटर कर दूँ या फिर वहीं पे चेकिंग काउंटर कर दूँ, वहीं पे रॉ मटेरियल चेक भी हो जाएगा और वहीं से प्रोडक्शन में भी चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा जो वर्क है वो थोड़ा शॉर्ट हो गया और सिंप्लीफाई हो गया, आसान का आसान भी हो गया और एक स्टैंडर्ड भी हो गया, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क भी हो गया। तो चलिए हम आते हैं अपने थर्ड पे जो आता है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी हमें क्या कहता है, मेथड स्टडी में ये बताता है कि मेथड स्टडी का मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 2-3 तरीके से काम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से काम हो।
चलिए एक शॉर्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे स्कूल जाना है, स्कूल में 3 तरीके से जा सकता हूँ, एक साइकिल से, पैदल से और गाड़ी से। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं पैदल चला जाऊँगा, और अगर पास पैसे हैं तो मैं गाड़ी से चला जाऊँगा, और अगर पास मेरे पास पैसे भी नहीं है और गाड़ी भी नहीं है तो किससे जाऊँगा? साइकिल से। तो ये क्या हो गया? मेथड स्टडी। मतलब आपको मेथड वो चूज करना है जिससे आप मतलब कि सिचुएशन के हिसाब से आपको एकदम फिट बैठे, जो आपको फ़ायदा या प्रॉफिट पहुंचाए। तो हमें मेथड स्टडी में यही देखना है कौन सा मेथड हमें चूज करना है। ये भी क्या किस में आता है? ये भी एक मेथड स्टडी में आता है। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। आर्ट्स ऑफ एनालाइजिंग द वेरियस वेज ऑफ डूइंग जॉब। हमें काम करने के लिए अलग अलग वे मिलते हैं, अब उसमें से हमें चूज करना पड़ता है कौन सा हमारे लिए सही है। सेलेक्टिंग द बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब, हमें अपने काम करने के लिए सबसे बेस्ट वे चूज करना होता है, वही मैंने बताया अभी ना। तब आता है हमारे सामने मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में क्या कहता है? मेकिंग अ थ्रू एनालाइज वेरियस इमोशंस बीइंग परफॉर्म बाय अ वर्कर व्हाइल डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क। वो जब एक टास्क करते हैं तो वो उसी में वर्कर शॉर्ट परफॉर्म करते उनका प्रैक्टिस हो जाए, मंझे हुए खिलाड़ी हो जाते हैं। उनको जो अगर एक पर्टिकुलर टास्क दे देंगे वो उसी में परफेक्ट हो जाएंगे, तो उसको करने में आपका काम भी हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन भी इम्प्रूव होती रहेगी। चलिए शुरू कर। दूसरा कहते हैं आइडेंटिफाई एंड डिटरमाइनिंग द आइडियल प्रोडक्टिविटी मूवमेंट। मतलब कि प्रोडक्टिव मूवमेंट में हमें डिटरमाइन करना है कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या दिक्कत हो रही नहीं हो रही, सब देखना होता है। और कोई भी काम अगर जैसे कि जो मतलब कि जिसको हटाने से हमारे प्रोडक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, वो काम जरूर हटाना चाहिए, जिसकी वजह से लोड ऑर्गेनाइजेशन पे कम हो जाता है। अब आता है हमारा टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब इसमें ये टेक्निक्स ये है कि इसमें बताना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो प्रोडक्शन करना है वो सही टाइम पे होना चाहिए, और सारे काम सही टाइम पे होना चाहिए, और देरी या लेट नहीं होनी चाहिए। चलिए अब थोड़ा वो नोट्स देख लेते हैं। इट इज़ द टेक्निक used to determine the standard time taken by the workman with reasonable skill and ability to perform a particular task। जो पर्सन जैसा एबल है जैसी स्किल है उसको उसी तरीके का क्या करना चाहिए? टास्क देना चाहिए। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट क्या कहता है। पहले पॉइंट आप समझ गए होंगे कि कहने का मतलब है कि जो वर्कर जिस जॉब के लिए लायक हो उसको उस जॉब देनी चाहिए, और उसी में उसके ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा और वर्कर का भी फायदा है। तो हमारा सेकंड है हियर द जॉब इज डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ एलिमेंट्स एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ईच एलिमेंट। मतलब कि यहाँ पे हर वर्कर को जो काम दिया जाए उसको सही टाइम पे अगर वो करता है तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑटोमेटिकली काम टाइम पे हो जाएगा। Realistically is record using a stopwatch। हाँ ये भी बात है कि अगर किसी वर्कर को काम दे दे, किसी को स्टॉप वॉच दे दे और उसको बताएं कि इतने टाइम पे इतना प्रोडक्शन करना है तुम्हें, या 100 रुपये पर यूनिट पे प्रोडक्शन करना है, इतने 10 सेकंड में या 10-15 मिनट में या 24 घंटे में या 1 घंटे में, तो टाइम लिमिट अगर दे दे तो ये भी टाइम स्टडी के आती है। इससे भी क्या होता है? प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्टडी पे जो है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी के लिए भी आपके पास जो एक नई फोटो आ रही है आपकी स्क्रीन पे शो कर रही होगी, जो कि फटीग स्टडी का मतलब होता है रेस्ट ऑफ द इंटरवल। तो पहला है हमें करना क्या है? फटीग स्टडी का मतलब सीधी है, कोई भी वर्कर है काम कर रहा है, काम करते करते थकेगा तो है ही, अब उसको क्या चाहिए? आराम चाहिए। तो उसको कैसे चाहिए? मतलब कि अब वर्क लोड ज़्यादा पड़ रहा है तो उसको कैसे हिसाब से काम देना चाहिए। तो इसमें 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट फटीग स्टडी में 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। पहली होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, हमें कितने घंटे में उसको रेस्ट देना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितने समय का इंटरवल लेना चाहिए। नंबर ऑफ टाइम ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितनी बार देना चाहिए। तो देख लेते हैं 24 आवर्स में हमें कितनी बार 24 आवर्स में हमें उसको कितना देना चाहिए, देख लेते हैं। तो पहला आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, हम देंगे 1 घंटा। 1 घंटा में उसको देंगे 10 मिनट, हर 1 घंटे के बाद उसको 10 मिनट का रेस्ट ऑफ इंटरवल मिलेगा, और कितने दिन में 24 घंटे में कितनी बार मिलेगा? 5 टाइम्स। तो ये था। अब हमने फटीग स्टडी का डायग्रामेटिक पढ़ लिया, थोड़ा नोट्स बार देख लेते हैं। डिटरमाइंस द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स रिक्वायर्ड इन कंप्लीटिंग टास्क।
किसी भी काम करने के लिए जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना टाइम दीजिए, उसके बाद उसको रेस्ट दीजिए। तो ये क्या हो, किस में आता है, फटीग स्टडी में। इससे ये होगा कि वर्कर काम भी कर लेगा, आराम भी कर लेगा, और आप वर्कर थकेगा भी नहीं। तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो इसमें क्या कह रहा है कि डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में एक एग्जांपल इसमें समझाता हूँ। अगर वर्कर है तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, प्रोडक्शन को क्या कर दिया, 100 रुपये पर यूनिट प्रोडक्शन कर दिया। क्या कर दिया, पर यूनिट प्रोडक्शन कर दिया। कितना, 100 रुपये। अगर वर्कर क्या 100 रुपये पर यूनिट प्रोडक्शन करता है तो वो उसकी सैलरी हो जाएगी कितनी, 100 रुपये पर यूनिट पर प्रोडक्शन। लेकिन अगर 100 रुपये से अगर वो नीचे आ जाएगा, 80 रुपये पर यूनिट प्रोडक्शन करेगा तो वो उसका लॉस हो जाएगा। अब अगर वो 20 रुपीज़ और उसमें इंक्रीज़ कर देगा तो 120 रुपीज़ वो इंक्रीज़ करेगा तो वो किस में आ जाएगा, प्रॉफिट में। तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट के चक्कर में क्या करेगा, वर्कर और ज़्यादा काम करेगा। तो जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रोडक्शन होगा और वर्कर की भी सैलरी बढ़ेगी। तो ये किस में आता है, हमारा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो ये टोटली किस में डिपेंड करता है, टोटल ये डिपेंड ऑन वर्क। तो ये तो हमने थ्योरी ओवरव्यू पढ़ लिया। अब थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट हमें कहता है, पहला पॉइंट हमारा है evolve a system wherein the efficient and inefficient workers are paid at different rates. A financial incentive act as motivators. उनको जैसे जैसे पैसा इंक्रीज होता जाएगा वो और मोटिवेट होते जाएंगे, और मोटिवेट होंगे तो और काम करेंगे। तो जैसा जैसा पैसा इंक्रीज होगा वैसे वैसे काम करेंगे। अब काम बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उनकी भी सैलरी बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा, उसका भी फायदा। तो अब हम आता है हमारा सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट स्टैंडर्ड टास्क एस्टैब्लिश विद एड ऑफ टाइम and motion study then to establish higher when a standard output is produced and lower than when the standard is not met. हमें अपने प्रोडक्शन में क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेब्लिश करना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड रहेगा, भले ही कम क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी होगा तो कस्टमर खुद आएगा। तो हम यहाँ पे आते हैं। तो ये हमारा था लास्ट टॉपिक, किसका, टेक्निक्स ऑफ FW टेलर कह लीजिए, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कह लीजिए। यहाँ पे बिजनेस का चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का समाप्ति होती है।